नमस्ते दोस्तों, सोहन माइंड मैप गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि ट्रिक के साथ। अब हम दिन भर हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब वाक्यों को शुद्ध करने की बात आती है तो बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ आम बोलचाल की बात नहीं है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर या फिर बीएसटीसी और पीटीईटी, उन परीक्षाओं में मेरिट तय करने में इन वाक्य अशुद्धियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर हम उन गलतियों की परतें खोलें जो हम अनजाने में करते हैं। बिल्कुल। असल समस्या ये है कि आम बोलचाल की भाषा ने हमें इतना ज्यादा भ्रमित कर दिया है कि जो बात व्याकरण के हिसाब से गलत है वो हमारे कानों को एकदम सही लगने लगी है। हाँ, हम गलतियां सुनते सुनते उसी को मानक मान बैठे हैं। यही सबसे बड़ा सच है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक बहुत ही आम उदाहरण से शुरू करते हैं जो मैंने खुद कई बार देखा है। कौन सा? जैसे हम दुकानों के बाहर बोर्ड पर देखते हैं या चेक भरते समय लिखते हैं 10,000 रुपए केवल मात्र। 10,000 रुपए केवल मात्र। सुनने में ये एकदम पूरा और सही लगता है ना? सुनने में लगता है, पर व्याकरण की कसौटी पर यह पूरी तरह से गलत है। ऐसा क्यों? देखिए, गलती बहुत ही बुनियादी है। अगर आप केवल कह रहे हैं या मात्र कह रहे हैं तो दोनों का अर्थ बिल्कुल एक ही है। अच्छा, मतलब दोनों का एक साथ इस्तेमाल करना बिल्कुल अनावश्यक है। या तो 10,000 रुपए केवल कहिए या 10,000 रुपए मात्र। एक ही बात को दो बार कहना हो गया है तो। और परीक्षक जानबूझकर ऐसे ही वाक्य देते हैं जो बचपन से सुने जा रहे हों। हाँ, जिससे लगे कि अरे इसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन व्याकरण किसी भावना पर नहीं, सटीक नियमों पर चलता है। बिल्कुल सही बात है। अब संज्ञा यानी नाउन से जुड़ी अशुद्धियों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। गले में बेड़ियां? हाँ, अब सरसरी निगाह से कोई पढ़े तो सोचेगा कि हाँ, कोई गुलाम है तो बेड़ियां तो होंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम शब्दों के भौतिक रूप पर ध्यान दें तो बेड़ियां असल में कहाँ पहनी जाती हैं? पैरों में। बिल्कुल, बेड़ियां हमेशा पैरों में होती हैं, गले में नहीं। गले में तौक हो सकता है या फंदा। हाँ, तो जब हम बेड़ियां शब्द का इस्तेमाल गले के लिए कर रहे हैं तो वो पूरी तरह गलत है। इसे व्याकरण की भाषा में अनुप्रयुक्त संज्ञा शब्द का प्रयोग कहते हैं। सही वाक्य होगा, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रहीं। ये तो पूरा विजुअली बदल देता है। मतलब हम शब्दों को बिना उनके असली मतलब जाने इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और इसी तरह का एक और बेहतरीन उदाहरण ट्रांसक्रिप्ट में है। कौन सा? लोग अक्सर पूछते हैं कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की? हाँ, उत्पत्ति सुनने में तो नॉर्मल लग रहा है। लेकिन उत्पत्ति शब्द हमेशा प्राकृतिक चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं। ओहो, जैसे कोई नदी या कोई पौधा। एकदम सही दिशा में सोच रही हैं आप। लेकिन रेडियो तो एक मानव निर्मित यंत्र है ना? हाँ, इंसान ने पुर्जे जोड़कर बनाया है उसे। तो रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती, रेडियो का आविष्कार होता है। आविष्कार किसने किया, ये सही है। जी, सही वाक्य बनेगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया। ये तो वो शब्द हुए जो गलत जगह इस्तेमाल हुए। लेकिन कुछ जगह हम बेवजह शब्दों को ठूस भी देते हैं ना? बिल्कुल, अनावश्यक संज्ञा शब्द। जैसे एक वाक्य है, उसे लगभग 100% अंक मिले। अब इस वाक्य को ही देख लीजिए। 100% का मतलब है 100%। हाँ, मतलब पूरा का पूरा, कुछ भी कम नहीं। तो जब पूरा 100% है, हाँ, तो उसमें लगभग की क्या गुंजाइश रह गई? कोई गुंजाइश नहीं। ये तो विरोधाभास हो गया। बिल्कुल, सही वाक्य बस इतना होना चाहिए हाँ, कि उसे 100% अंक मिले। और एक वो भी तो है, हिमालय पर्वत हरा भरा हो गया है। हाँ, यहाँ सबसे रोचक बात यह है हाँ, कि हिमालय नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा पहाड़। तो क्या वो कोई नदी है जो हमें अलग से पर्वत बताना पड़े? नहीं, वो तो अपने आप में पर्वत ही है। इसलिए पर्वत शब्द का यहाँ इस्तेमाल अनावश्यक है। सिर्फ हिमालय हरा भरा हो गया है कहना काफी है। और प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, ये भी तो ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। काल का अर्थ ही समय है। तो प्रातः काल के साथ फिर से के समय लगाना एक ही बात को बिना वजह खींचने जैसा है। सही होगा, प्रातः काल घूमना चाहिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये तो संज्ञा की बात हुई, अब सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम की गलतियां तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भरी पड़ी हैं। हाँ, मैंने कल जयपुर जाना है, ये तो हम बस स्टॉप या ऑफिस में रोज सुनते हैं। और पिताजी ने मेरे को कहा। हाँ, ये मेरे को और तेरे को तो जैसे मानक हिंदी बन गए हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या है, ये क्षेत्रीय बोलियों का असर है। तो इसका सही रूप क्या होगा? मैंने की जगह मुझे आना चाहिए। मुझे कल जयपुर जाना है। और मेरे को की जगह? पिताजी ने मुझे कहा।
मेरे को कोई मानक सर्वनाम नहीं है। एक वाक्य और है जो हम गुस्से में बहुत बोलते हैं, तुम तो तुम्हारा काम करो। और व्याकरण कहता है कि ये बहुत बड़ी अशुद्धि है। कैसे? जब तुम का प्रयोग हो रहा है तो उसके साथ अपनापन दर्शाने के लिए तुम्हारा नहीं बल्कि अपना आना चाहिए। ओहो, तो सही होगा तुम अपना काम करो। जी बिल्कुल। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। विशेषण और पदक्रम की तरफ बढ़ते हैं। पदक्रम यानी शब्दों को वाक्यों में उनके सही स्थान पर रखना। हाँ, और अगर क्रम बिगड़ जाए तो सिर्फ अर्थ नहीं बदल पा, कई बार बहुत हास्यास्पद भी हो जाता है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे पहले बेचारे खरगोश को काटो और फिर उसे गाजर खिलाओ। किसी डरावनी फिल्म का सीन। बिल्कुल, जबकि कहने वाला सिर्फ ये कहना चाहता था कि गाजर के टुकड़े करके खरगोश को दो। तो इसका सही पदक्रम क्या होगा? खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। बस शब्दों की थोड़ी सी जगह बदलने से पूरा अर्थ बदल गया। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो पदक्रम की गलतियां कभी-कभी बहुत भयंकर अर्थ भी निकाल सकती हैं। कोई गंभीर उदाहरण है क्या? ट्रांसक्रिप्ट में एक वाक्य दिया है, गरीबों को जलाने के लिए लकड़ी वनों से प्राप्त होती है। हे भगवान, ये क्या है? वाक्य की बनावट देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे लकड़ियों का उपयोग गरीबों को जलाने के लिए किया जा रहा है। ये तो डरावना और अमानवीय हो गया। हाँ, जबकि सही बात ये कहनी थी कि गरीबों को वनों से ही जलाने की लकड़ी प्राप्त होती है। अच्छा, जलाने की लकड़ी एक साथ आना चाहिए था। जी, पदक्रम बिगड़ने से पूरा अर्थ ही विनाशकारी हो गया। बिल्कुल। और आम जिंदगी में भी हम कहते हैं ना, गरम गाय का दूध पीना चाहिए। अब गाय गरम है या ठंडी, इससे दूध का क्या लेना देना? हाँ, कोई गरम गाय ढूंढने थोड़ी जाएगा। गरम तो दूध होना चाहिए, सही होगा। गाय का गरम दूध पीना चाहिए। और गर्मियों में वो बोर्ड लगे होते हैं, ठंडे पानी की प्याओ। पानी ठंडा होता है, प्याओ की ईंटें ठंडी नहीं होती। तो सही वाक्य होगा, पानी की ठंडी प्याओ। बिल्कुल सही। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। विशेषण की अशुद्धियों पर भी गौर करते हैं। विशेषण जो विशेषता बताता है। हाँ, एक वाक्य है, वह सबसे सुंदरता है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि सुंदरता अपने आप में ही एक सर्वोच्च भाव है। तो उसके आगे सबसे लगाना व्याकरण के नियमों का उल्लंघन है। सबसे सुंदर कहा जा सकता है, पर सबसे सुंदरता अशुद्ध है। जी, इसी तरह एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। इसमें क्या गलती है? ये तो सुनने में ठीक लग रहा है। ध्यान से सुनिए, रेशमी कढ़ाई तो कुछ होती ही नहीं, कढ़ाई तो कढ़ाई है, धागे रेशमी होते हैं। ओ हाँ। तो सही क्रम होगा, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। बिल्कुल, ये बारीकियां ही तय करती हैं कि भाषा पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। क्रिया यानी वर्ब और कारक चिन्हों की बात करते हैं। वाक्यों में क्रिया का सही इस्तेमाल रीढ़ की हड्डी जैसा है। एक कमाल का वाक्य है, स्रोत में उसने मेरा गाना और घर देखा। अब जरा सोचिए, घर तो देखा जा सकता है, पर गाना कैसे देखा जा सकता है? गाने को तो सुना जाता है। यहाँ बोलने वाले ने देखा क्रिया का इस्तेमाल दोनों के लिए कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे आवश्यक क्रियापद का गायब होना कहते हैं। सही रूप होगा, उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। दोनों के लिए अलग अलग क्रियाएं होनी चाहिए। जी, और अनुप्रयुक्त क्रियाओं की बात करें तो अक्सर कहा जाता है वह विजयी होकर चैन की नींद ले रहा है। हाँ, नींद ले रहा है तो हम रोज बोलते हैं, लेकिन नींद कोई वस्तु तो है नहीं जिसे बाजार से लिया जाए। तो सही क्या होगा? व्यक्ति नींद लेता नहीं है, व्यक्ति सोता है। अच्छा, तो वो चैन की नींद सो रहा है। जी, एक और उदाहरण है, चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। चिट्ठी कोई इंसान तो है नहीं जो मुंह से कहेगी। चिट्ठी में चीजें लिखी जाती हैं। सही वाक्य होगा, चिट्ठी में जो भी लिखा है झूठ है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब आते हैं कारक चिन्हों पर, जैसे ने, को, से के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम इन छोटे चिन्हों को कितनी अहमियत देते हैं। जैसे वो वाक्य है, वह बस के साथ यात्रा कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बस भी चल रही है और इंसान भी उसके साथ साथ सड़क पर दौड़ रहा है। हाँ, के साथ का मतलब तो साथ साथ चलना हो गया। जबकि वो बस के अंदर बैठकर यात्रा कर रहा है, बस एक माध्यम है। तो सही कारक चिन्ह से होगा, वह बस से यात्रा कर रहा है। और एक अधिकरण कारक की गलती देखिए, इत्र के भीतर सुगंध है। इत्र कोई कमरा थोड़ी है जिसके भीतर जाया जाए। इत्र के तो कण कण में सुगंध होती है, इसलिए यहाँ में कारक आएगा, इत्र में सुगंध है। और समय बताने में भी हम गलती करते हैं।
12 बजने को 10 मिनट हैं। यहाँ को बिल्कुल गलत है। सही होगा 12 बजने में 10 मिनट हैं। ये तो हम दिन में 10 बार गलत बोलते होंगे। बिल्कुल। अब उस हिस्से पे आते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है, वचन और लिंग की अशुद्धियां। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कौन से शब्द? दर्शन, आदेश, हस्ताक्षर, लोग, आंसू, प्राण, अनेक और हालचाल। ये अपने आप में बहुवचन है। इन्हें और ज्यादा बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं होती। और यही लोग गलती करते हैं, कहते हैं वहां अनेकों लोग आए थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अतिरिक्त बहुवचन क्यों बनाते हैं। हाँ, मैंने भी बचपन में निबंध में अनेकों लिखा, वजन बढ़ाने के लिए। पर जब अनेक का मतलब ही एक से ज्यादा है तो उसे अनेकों बनाना बहुत बड़ी अशुद्धि है। सिर्फ अनेक लोग होगा। जी। इसी तरह प्राण हमेशा बहुवचन होता है। उसके प्राण उड़ गया कहना गलत है। क्रिया भी बहुवचन की होगी ना, उसके प्राण निकल गए या प्राण पखेरु उड़ गए। बिल्कुल। उड़ गया कहना एक वचन की क्रिया है जो यहाँ फिट नहीं बैठती। अब लिंग की गलतियां देखते हैं। एक डायलॉग जो फिल्मों में बहुत चलता है, बेटी पराए घर का धन होता है। अब बेटी स्त्रीलिंग है तो उसके लिए होता का प्रयोग कैसे हो सकता है? हाँ, सही वाक्य होगा बेटी पराए घर का धन होती है। और सिर्फ सजीव चीजों में नहीं, निर्जीव या भावों में भी भ्रम रहता है। जैसे अंकों की औसत अच्छी है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि औसत शब्द को स्त्रीलिंग मान लिया गया है, जो कि गलत है। अच्छा, औसत पुल्लिंग है? जी, हिंदी व्याकरण में औसत पुल्लिंग है, तो सही रूप होगा अंकों का औसत अच्छा है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शादियों का सीजन आता है तो कार्ड्स पर लिखा होता है सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दें। और ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है। सौभाग्यवती शब्द सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए होता है, तो अविवाहित लड़की के लिए क्या लिखें? उसके लिए सही शब्द है सौभाग्याकांक्षिणी, यानी वो कन्या जो सौभाग्य की आकांक्षा रखती है। तो सौभाग्याकांक्षिणी कन्या को आशीर्वाद दें, ये सही है। बिल्कुल सही। एक और सामान्य गलती है, सड़कों को चौड़ी बनानी चाहिए। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो जब सड़कों को कहा जा रहा है तो उसके साथ चौड़ा ही आएगा। सड़कों को चौड़ा ही बनाना चाहिए। हाँ, अगर एक सड़क होती तो कह सकते थे सड़क चौड़ी होनी चाहिए। तो इन सब का असल मतलब क्या है? आज हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, हर स्तर पर हम कितनी गलतियां करते हैं। सही कहा। जो वाक्य सुनने में मधुर लगते हैं वो व्याकरण में अशुद्ध हो सकते हैं और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखा दे देते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि हम भाषा के प्रति सचेत हों।